स्वागत है। आज हम एक जापानी अवधारणा की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसा विचार जो लंबे, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये शब्द है इकिगाई। बिल्कुल, इकिगाई। हाँ, इसका कोई सीधा सरल एक शब्द अनुवाद तो मुश्किल है, पर हाँ, मोटे तौर पर इसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी, या शायद कहें अस्तित्व का कारण। अच्छा, अस्तित्व का कारण। हाँ, असल में ये वो वजह है जिसके लिए कोई सुबह बिस्तर से उठना चाहेगा। वो जोश। और इस विषय पर हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प स्रोत है। हेक्टर डार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की वो मशहूर किताब है ना, इकिगाई। हाँ, उसके हिंदी संस्करण के कुछ अंश जी, और साथ ही भारतीय युवाओं के लिए इकिगाई की प्रासंगिकता पर एक लेख भी है। अच्छा। और कुछ दूसरी रिसर्च भी। हाँ, तो हमारा मकसद है इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना, खासकर जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की वो जो असाधारण लंबी उम्र है उसके संदर्भ में। सही। और फिर ये देखना कि ये सिद्धांत आज की जो तेज तर्रार जिंदगी है, खासकर भारत में युवाओं के लिए कैसे मायने रख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते ये इकिगाई आखिर है क्या भला, और क्या सच में ये ओकिनावा के लोगों के 100 साल से ज्यादा जीने का राज है। देखिए, इकिगाई सिर्फ जीने का मकसद ढूंढना भर नहीं है। जैसे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी में बात होती है ना, हाँ। ये उससे थोड़ा थोड़ा और गहरा है। माना जाता है कि ये हर किसी के अंदर कहीं कहीं छिपा होता है, सबके अंदर। हाँ, लेकिन इसे खोजने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए और खुद को टटोलने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये कोई फटाफट मिलने वाली चीज नहीं है। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि जापानी संस्कृति मानती है कि हर इंसान के पास अपनी एक इकिगाई होती ही है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। सही। एक तरह का अंदरूनी खजाना है जिसे बस खोज निकालना बाकी है। बिल्कुल। और इसी खजाने की तलाश हमें सीधे जापान के ओकिनावा द्वीप पर ले जाती है ना? हाँ, ओकिनावा। खासकर वहां के ओकिमामी गांव तक, जिसे शतायु लोगों का गांव भी कहते हैं। हाँ आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जी, बिल्कुल। वहां प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 25 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ये तो दुनिया की औसत से बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। उनका आहार, डाइट निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है। डाइट में क्या खास है? वो खास तरह के खट्टे फल हैं, जैसे शिकुआसा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, टोफू, शकरकंद, खूब सारी हरी सब्जियां। अच्छा। लेकिन दिलचस्प ये है कि मछली हफ्ते में बस 3 बार खाते हैं, जो शायद रोज मछली खाने की आम सलाह से थोड़ा थोड़ा अलग है। हाँ, ये तो अलग है। और फिर साधारण जीवन शैली, खुली हवा में सक्रिय रहना, ग्रीन टी पीना, और वहां का गर्म मौसम भी शायद मदद करता है। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर जो बात बार बार आती है वो है उनकी इकिगाई। बिल्कुल, इकिगाई। ये उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय और व्यस्त रखती है। एक हैरान करने वाली बात तो ये है कि ओकिनावा के लोग सही मायनों में कभी रिटायर ही नहीं होते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब वो काम करना तब तक जारी रखते हैं जब तक सेहत साथ देती है। जी। यहाँ तक कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट का वो मतलब ही नहीं है जो हम समझते हैं, मतलब काम पूरी तरह बंद कर देना। हाँ, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। वाकई ये पूरी सोच ही अलग है। और यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू है। सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, इन लोगों में दिल की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर और पुरानी बीमारियां भी काफी कम पाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, महिलाओं में मेनोपॉज के लक्षण हल्के होते हैं, और पुरुषों महिलाओं दोनों में बुढ़ापे तक सेक्स हार्मोन का स्तर ऊंचा बना रहता है। अरे वाह। यहाँ तक कि डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी की दर भी वैश्विक औसत से काफी कम है। ये सब कहीं ना कहीं एक सक्रिय दिमाग और उद्देश्यपूर्ण जीवन की तरफ इशारा करता है। तो ओकिनावा दुनिया के उन 5 ब्लू जोन्स में से एक है। मतलब ऐसे इलाके जहां लोग औसत से कहीं ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लू जोन्स। बाकी 4 हैं सार्डिनिया इटली में, लोमालिंडा कैलिफोर्निया में, ओके। निकोया प्रायद्वीप कोस्टा रिका, और इकारिया ग्रीस में। इन सभी जगहों में कुछ बातें कॉमन है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो सब में मिलती हैं। जैसे खान पान में
पौधों पर आधारित भोजन की अधिकता, भारी भरकम कसरत की जगह लगातार हल्का फुल्का शारीरिक श्रम, जैसे बागवानी या पैदल चलना। हाँ बिल्कुल, बागवानी, पैदल चलना, जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य, जिसे ओकिनावा में इकिगाई कहते हैं, मजबूत सामाजिक जुड़ाव, तनाव को संभालने के तरीके और खाने पीने में संयम। ये भी गौर करने लायक है कि इनमें से 3 इलाके तो द्वीप हैं, ओकिनावा, सार्डिनिया और इकारिया। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। शायद सीमित संसाधनों के कारण वहां समुदायों में एक दूसरे पर निर्भरता और मदद करने की भावना ज्यादा मजबूत हुई है। हो सकता है ओकिनावा में इसे यूईमारू कहते हैं, मतलब टीम वर्क या आपसी सहयोग, और ये बचपन से ही सिखाया जाता है। यूईमारू। तो इन ब्लू जोन्स, खासकर ओकिनावा से हम लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए कुछ अहम सिद्धांत सीख सकते हैं। इनको हम कुछ ग्रुप्स में बांट कर देख सकते हैं। ठीक है। पहला है संयम और दिमागी सुकून। संयम मतलब वो हारा हाचिबू वाली बात। हाँ बिल्कुल, हारा हाचिबू। ये जापानी कहावत है जिसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरो। अच्छा, मतलब जब लगे कि पेट लगभग भर गया है, बस थोड़ा और खा सकते हैं, तभी रुक जाना। सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या ये आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? देखिए, ये वाकई एक अभ्यास की बात है। ओकिनावा के लोग औसतन कम कैलोरी लेते हैं, करीब 1800 से 1900 प्रतिदिन, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये 2200 से 3300 तक हो सकती है। उनका बॉडी मास इंडेक्स भी कम रहता है। अच्छा। और वो अक्सर छोटी प्लेटों में खाते हैं। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से लगता है कि भरपूर खाया, पर असल में मात्रा कम होती है। हाँ, ये ट्रिक काम करती है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। इसी ग्रुप में तनाव प्रबंधन भी आता है। लगातार तनाव हमारी कोशिकाओं में जो टेलोमेरेज होते हैं ना, हाँ, सुना है। उनको छोटा करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज करता है। ओकिनावा के लोग अपेक्षाकृत तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी तकनीकें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके इसमें मदद कर सकती हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि थोड़ा बहुत तनाव जरूरी भी है, ये हमें सक्रिय रखता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है, पर कुंजी है उसे हावी न होने देना। और शायद सकारात्मक नजरिया और लचीलापन भी इसी मानसिक सुकून का हिस्सा है। लचीलापन, रेजिलियंस। हाँ, एक जापानी कहावत है, नानाकोरोबी या ओकी, मतलब 7 बार गिरो 8 बार उठो। ये हार ना मानने वाले लचीलेपन को दिखाता है। चुनौतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना, बजाय उनके बोझ तले दबने के। ये सकारात्मकता और भावनात्मक संतुलन लंबी उम्र वालों में आम पाया जाता है। ठीक है, तो पहला समूह हुआ संयम और मानसिक सुकून। दूसरा क्या है? दूसरा समूह है सक्रिय शरीर और सक्रिय मन। जैसा हमने कहा, ओकिनावा के लोग जिम में पसीना बहाने की बजाय लगातार चलते फिरते रहते हैं। हाँ। बागवानी, पैदल चलना, रोजमर्रा के काम, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। 80-90 साल के बुजुर्ग भी काफी सक्रिय देखे जाते हैं। गतिहीनता वाकई उम्र को तेजी से बढ़ाती है, और जैसा हमने नो रिटायरमेंट की बात की, वो इसी सक्रियता को बनाए रखने में मदद करता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी चलाते रहना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाली बात। बिल्कुल, नई चीजें सीखना, पहेलियां सुलझाना, लोगों से बातचीत करना, ये सब दिमाग को तेज रखते हैं। एक इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, शोमो ब्रेजनेट्स। हाँ। वो कहते हैं कि दिमाग को भी फिट रहने के लिए चुनौती और उत्तेजना की जरूरत होती है। जब हम अपनी आदतों के दायरे से बाहर निकलते हैं, नई जानकारी से सामना करते हैं, तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। अच्छा, मतलब रूटीन तोड़ना भी जरूरी है कभी-कभी। हाँ, थोड़ा असहज महसूस करना भी दिमागी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। दिलचस्प। और तीसरा समूह है जुड़ाव और आभार। इसमें सबसे पहले आता है मोआई। ये क्या है? ये सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं है। ये समान हितों वाले लोगों का एक ऐसा अनौपचारिक समूह है जो जीवन भर एक दूसरे का सामाजिक, भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी सहारा बनते हैं। ये एक तरह की कमिटमेंट है। अच्छा, मतलब एक पक्का सपोर्ट सिस्टम। हाँ बिल्कुल। समुदाय से जुड़ाव महसूस करना खुशी और लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी पाया गया है। इसी जुड़ाव में शायद प्रकृति से कनेक्शन भी शामिल है। निश्चित रूप से ओकिनावा के लोग प्रकृति के करीब रहते हैं। वहां का जो शिंतो धर्म है, उसमें भी प्रकृति, पेड़, जंगल, पहाड़ में कामी यानी पवित्र आत्माओं का वास माना जाता है। प्रकृति में समय बिताना हमें तरोताजा करता है, बैटरी रिचार्ज करने जैसा। हाँ, ये तो है। और अंत में आभार, ग्रेटिट्यूड।
ओगिमी के बुजुर्ग हर सुबह अपने घर के छोटे पूजा स्थल बुत्सुदन पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अच्छा। वे प्रकृति, परिवार, दोस्तों और जीवन की हर छोटी बड़ी नेमत के लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो ये सारी आदतें और सिद्धांत मिलकर एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई अपनी इकिगाई, अपना वो कारण ढूंढे कैसे? आपने कहा था ये अंदर ही कहीं छिपा है। हाँ, और अक्सर ये उन गतिविधियों में पाया जाता है जहां व्यक्ति फ्लो की स्थिति का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटीमिहाई ने इस कॉन्सेप्ट को काफी पॉपुलर किया है। फ्लो, हाँ, ये वो कमाल की स्थिति है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। आप खुद को भूल जाते हैं और बस वो काम और आप रह जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई खिलाड़ी खेलते हुए महसूस करता है। पर क्या ये सिर्फ बड़े कामों में ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्कीइंग करते हुए, खाना बनाते हुए, कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए या किसी मुश्किल पहेली को सुलझाते हुए भी हो सकता है। यहाँ तक कि बर्तन धोने जैसे साधारण काम में भी माइक्रोफ्लो पाया जा सकता है। बर्तन धोने में कैसे? अगर उसे ध्यान और लय के साथ किया जाए। ऐसा बिल गेट्स या रिचर्ड फैनमन के बारे में भी कहा जाता है कि वो ऐसे कामों में भी एक तरह का फोकस पाते थे। अच्छा, तो फ्लो पाने के लिए क्या जरूरी है? चिक्सेंटीमिहाई के अनुसार कुछ शर्तें हैं। पहला, काम चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, मतलब थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं। ठीक है। दूसरा, आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना। यहीं पर मल्टीटास्किंग का पर्दाफाश होता है। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करके हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, जबकि शोध ठीक उल्टा दिखाते हैं। मल्टीटास्किंग असल में हमारी उत्पादकता को 60% तक कम कर सकती है और अस्थायी रूप से IQ स्कोर भी घटा सकती है। अरे बाप रे, 60%? हाँ, हम असल में कामों के बीच तेजी से अपना ध्यान बदल रहे होते हैं, जिससे समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। फ्लो के लिए जरूरी है कि हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, जैसे लगातार आते फोन नोटिफिकेशन, और एकाग्रता का अभ्यास करें, पोमोडोरा तकनीकें जैसे। हाँ, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, या फिर ध्यान, ये सब मदद कर सकते हैं। जापान के ताकुमी यानी कुशल कारीगर इसके बेहतरीन उदाहरण है ना? जैसे वो सुशी मास्टर जीरो ओनो। हाँ, जीरो ओनो 80-90 की उम्र में भी हर रोज सुशी बनाने में परफेक्शन और फ्लो पाते हैं। जी। या एनिमे फिल्मों के जादूगर हयाओ मियाजाकी या महान चित्रकार होकुसाई। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स भी जापानी कारीगरी और ज़ेन दर्शन की सादगी और फोकस से बहुत प्रभावित थे। ये सब अपनी इकिगाई में गहरे डूबे हुए लगते हैं। बिल्कुल। और ये फ्लो की तलाश हमें सिर्फ आनंद ही नहीं देती, बल्कि गहरे अर्थ की खोज से भी जोड़ती है। यहीं विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी की बात आती है। हाँ, फ्रैंकल। उन्होंने नाजी कैंप्स में भी जीने का मकसद ढूंढा था। जी। फ्रैंकल, जिन्होंने उन यातना शिविरों की भयावहता झेली थी, ने पाया कि जिन लोगों के पास जीने का कोई क्यों था, कोई मकसद था, वे उन अमानवीय परिस्थितियों को भी बेहतर ढंग से झेल पाए। उनका वो मशहूर कथन है ना, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। बहुत गहरी बात है। फ्रैंकल मानते थे कि हम जीवन का अर्थ बनाते नहीं बल्कि खोजते हैं। हाँ। और ये अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है और समय के साथ बदल भी सकता है। तो लोगोथेरेपी हमें अपनी जीवन के उद्देश्य को सचेत रूप से खोजने में मदद करती है। बिल्कुल। लेकिन भावनाओं का क्या? अक्सर हमारी भावनाएं हमें अपने उद्देश्य से भटका देती हैं। गुस्सा, डर, चिंता। हाँ, यहीं पर शोमा मोरिटा की जापानीज थेरेपी एक अलग नजरिया पेश करती है। मोरिटा थेरेपी कहती है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने या उनसे लड़ने की कोशिश करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करना मतलब कैसे? जैसे हम मौसम को स्वीकार करते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो बदलता रहता है, वैसी भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। मतलब अगर दुख या चिंता महसूस हो रही है तो उसे दबाने की कोशिश ना करें। हाँ, क्योंकि मोरिटा का मानना था कि भावनाओं से लड़ना उन्हें और ताकतवर बनाता है। इसके बजाय उन्हें महसूस करें, स्वीकार करें और अपना ध्यान इस बात पर लगाएं कि वर्तमान क्षण में क्या करने की जरूरत है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। अच्छा, एक्शन पर फोकस करें। हाँ, कर्म से भावनाएं बदलती हैं, न कि भावनाओं को बदलने की कोशिश करने से कर्म। एक नायकान ध्यान जैसी तकनीक है। नायकन ध्यान? हाँ, यह आत्मचिंतन में मदद करती है। इसमें 3 सवाल पूछते हैं खुद से। मैंने दूसरों से क्या पाया है, मैंने दूसरों को क्या दिया है, और मेरे कारण दूसरों को क्या मुश्किलें हुई। ये तो काफी सोचने वाली बात है। जी।
ये सवाल हमें अपनी जिम्मेदारियों और जुड़ाव का एहसास कराते हैं। तो ये सब तरीके फ्लो खोजना, अर्थ तलाश करना, भावनाओं को स्वीकार करके कर्म पर ध्यान देना हमें अपनी इकिगाई तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जापान या ओकिनावा के लिए नहीं, बल्कि भारत में भी प्रासंगिक है, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए। निश्चित रूप से। इकिगाई को अक्सर 4 सवालों के चौराहे के रूप में दर्शाया जाता है, एक वेन डायग्राम जैसा। हाँ, देखा है मैंने वो। हाँ, 4 गोले। हाँ। राइट। पहला, आप किस चीज से प्यार करते हैं, आपका जुनून क्या है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी प्रतिभा या कौशल क्या है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आप समाज की कौन सी समस्या हल कर सकते हैं। और चौथा, आपको किस चीज के लिए भुगतान मिल सकता है, क्या ये आर्थिक रूप से व्यावहारिक है। और जब इन चारों का जवाब एक जगह मिलता है, हाँ, जहां ये चारों वृत्त मिलते हैं, वही आपकी इकिगाई हो सकती है। भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था नए अवसर पैदा कर रही है। डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ तो बहुत स्कोप है। बिल्कुल, इन नई स्किल्स की मांग है। युवा यहाँ अपने जुनून और प्रतिभा का मेल ढूंढ सकते हैं। साथ ही भारत की अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण स्थिरता। हाँ, इन क्षेत्रों में काम करके भी दुनिया की जरूरत को पूरा किया जा सकता है और इकिगाई पाई जा सकती है। हमारे पास कुछ प्रेरणादायक भारतीय उदाहरण भी हैं, जैसे वो अक्षय थे, IIT ग्रेजुएट, जिन्होंने AI का इस्तेमाल करके छोटे किसानों की मदद के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू किया। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। इसमें उनका AI और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जुनून था, मशीन लर्निंग का कौशल था, कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दुनिया की जरूरत थी और एक सफल व्यवसाय की आर्थिक व्यवहारिकता, चारों बातें मिलती हैं। बिल्कुल। या वो प्रिया थीं जिन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर भारतीय साहित्य पर एक YouTube चैनल शुरू किया। अच्छा। क्योंकि उन्हें कहानी कहने और अपनी संस्कृति से प्यार था। ये उनका जुनून था। उनकी कहानी कहने की कला उनका कौशल था। भारतीय साहित्य को सुलभ बनाना एक जरूरत थी और अब ये उनके लिए आय का जरिया भी है। इसी तरह विराट कोहली क्रिकेट, फाल्गुनी नायर नायिका, डॉक्टर सोनम वांगचुक शिक्षा, किरण मजूमदार शाह बायोफार्मा, दीपिका पादुकोण अभिनय और मेंटल हेल्थ एडवोकेसी। हाँ, ये सब जाने माने नाम हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्र में इन चारों आयामों का संतुलन साधने में कामयाब रहे हैं, ऐसा लगता है। तो लचीलापन, रेजिलियंस तो जरूरी है ही, मुश्किलों से उभरना, लेकिन एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रिजिलिटी। ये क्या चीज है? एंटी फ्रिजिलिटी, हाँ, ये विचार नासिम निकोलस तालेब का है। तालेब, हाँ, उनकी किताब है ब्लैक स्वॉन। जी। तो लचीलापन का मतलब है झटका सहना और वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना, जैसे कोई रबर बैंड। ठीक। लेकिन एंटी फ्रेजाइल होने का मतलब है झटकों, अव्यवस्था या तनाव से टूटना नहीं, बल्कि उनसे और ज्यादा मजबूत बन जाना। झटके से मजबूत बनना, ये कैसे? जैसे कोई हड्डी टूटने के बाद जुड़कर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है, या जैसे वैक्सीन हमें बीमारी के हल्के रूप से अवगत कराकर भविष्य के बड़े हमले के लिए तैयार करती है। अच्छा, तो हम एंटी फ्रेजाइल कैसे बन सकते हैं? ये तो कमाल का आइडिया है। तालेब कुछ तरीके सुझाते हैं। पहला, अपने जीवन में थोड़ी अतिरेक रखना, मतलब थोड़ी गुंजाइश। जैसे आय का सिर्फ एक स्रोत न होना, कई तरह की रुचियां रखना, ताकि एक जगह निराशा मिले तो दूसरी जगह संतुष्टि मिल सके। दूसरा, छोटे छोटे सोचे समझे जोखिम लेना, जिनमें फायदा बड़ा हो सकता है लेकिन नुकसान सीमित हो। अच्छा, कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, और तीसरा, उन चीजों से छुटकारा पाना जो आपको नाजुक या कमजोर बनाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा कर्ज, नुकसानदेह रिश्ते या सेहत बिगाड़ने वाली आदतें। तो इस तरह हर चुनौती या असफलता सीखने और पहले से बेहतर बनने का मौका बन जाती है। बिल्कुल। ये थोड़ा थोड़ा जापानी दर्शन वाबी साबी जैसा भी लगता है, वो अपूर्णता में सुंदरता देखना। हाँ, वाबी साबी और इचिगो इचिए की अवधारणा भी है कि हर पल अनोखा है और दोबारा नहीं आएगा। ये हमें वर्तमान की कदर करना सिखाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इकिगाई एक बहुत ही व्यक्तिगत खोज है, अपने जुनून, अपने हुनर, दुनिया की जरूरतों और अपनी आजीविका के बीच एक सही संतुलन ढूंढने की यात्रा। और जैसा हमने ओकिनावा के लोगों से सीखा, ये कोई बहुत जटिल या रहस्यमयी चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उन शतायु लोगों के जीवन से सीखे सबक को शायद इन 10 सरल नियमों में समेटा जा सकता है। हाँ, वो 10 नियम। पहला, हमेशा सक्रिय रहे, कभी रिटायर ना हो। बिल्कुल। दूसरा, धीमी गति अपनाएं, जीवन में हड़बड़ी न करें। सही है। तीसरा, पेट सिर्फ 80% ही भरें, हारा हाचीबू। चौथा,
अपने आसपास अच्छे दोस्त रखें, मुआए। बहुत जरूरी। 5वां, अगले जन्मदिन के लिए खुद को शारीरिक रूप से तैयार करें, मतलब नियमित व्यायाम। जी। 6, मुस्कुराएं और सकारात्मक रहें। हाँ। 7वां, प्रकृति से दोबारा जुड़ें। जरूर। 8वां, छोटी बड़ी चीजों के लिए आभारी रहें। 9वां, वर्तमान क्षण में जिएं, इचिगो इचिए। बिल्कुल। और 10वां, अपनी इकिगाई को खोजें और उसका पालन करें। हाँ। अंत में शायद जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है ना? ये तो बस उन चीजों को करते हुए व्यस्त रहने का नाम है जिनसे आपको प्यार है, उन लोगों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। अपनी इकिगाई को खोजना ही शायद जीवन का असली मिशन है। ये आपको लगभग किसी भी कैसे या किसी भी हालात का सामना करने की ताकत दे देता है। आपकी इकिगाई की चाबी आपके अंदर ही है। सवाल बस ये है कि क्या उसे खोजने और जीने का साहस है?